बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है वो पेपर से पहले ये लास्ट लेक्चर है जो आपका 15 तारीख को 15 अक्टूबर 2022 को शेड्यूल है पेपर। उससे पहले ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा ताकि नेक्स्ट 2 दिन में आप लोग अपनी तैयारी कर सकें और जो जो सोर्सेज आप पढ़ना चाहें या आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है उसको आप स्टडी करें। लेकिन आपका जो है वो कल एक टेस्ट होगा 100 मार्क्स का और एक आपका फ्राइडे को टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। ये जो आपके टेस्ट होंगे ये ओपन एंडेड टेस्ट होंगे। इससे पहले तो जो टेस्ट हम लेते रहे उसके अंदर मैं सिलेबस आपको स्पेसिफिक कर देता था, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को सिलेबस स्पेसिफिक नहीं होगा, कहीं से भी ये मैं टेस्ट दे सकता हूँ। आप इन टेस्ट के थ्रू अपनी एक प्रैक्टिस करके देख लेंगे कि थ्रू नेगेटिव मार्किंग आपका क्या बनता है। और 0.25 की जिस तरह नेगेटिव मार्किंग होती है, 100 MCQ का पेपर है, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का उसमें है, तो उसको आपने किस हद तक करना है। ठीक है, कौन कौन सा डे ऑफ है, ऑफ किस हिसाब से पूछ रहे हैं आप? ऑफ सैटरडे को तो आप लोगों का पेपर है, तो पीछे अब ऑफ और ऑन वाला तो बचा नहीं सीन। अगले 2 दिन क्लासेस नहीं है, टेस्ट है सिर्फ। आज ये आखिरी लेक्चर होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर होगा हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स और जो है इम्यूनिटी से रिलेटेड। इसमें से एग्जामिनर जो है वो आमतौर पे क्वेश्चन उठा लेता है अगर हम पास पेपर्स को देखें तो जो आपका टेस्ट होगा वो कल एक 100 मार्क्स का टेस्ट हो जाएगा और फिर फ्राइडे को आपका एक 100 मार्क्स का टेस्ट हो जाएगा। टाइम इवनिंग का ही रखेंगे, 8:30 to 10 PM कर लें। और अगर आप लोग कुछ भी पढ़ लें, पास पेपर्स को आजकल ज़्यादा फोकस करें, पास पेपर को, वेट मैनुअल 2022 को, उनको ज़्यादा फोकस कर लें। और पेपर फिर भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अटेम्प्ट नहीं कर पाए मेरा पेपर तो मैं जब उसको आपको मार्क्ड पेपर भेजूं उसको वैसे स्टडी कर लीजिएगा। चलें, इतनी जहमत कर लीजिएगा। अगर 1.5 घंटा बैठ के नहीं पेपर दे सकते आप, टाइम नहीं निकाल सकते, तो उसको चले स्टडी कर लीजिएगा। चले 100 MCQs तैयार ही हो जाएंगे, अगले दिन फिर 100 MCQs तैयार हो जाएंगे, नुकसान नहीं होता आपका कुछ। तो आज का जो लेक्चर है वो इम्यूनिटी के ऊपर है, हमारा इम्यून सिस्टम के ऊपर है। काफी ज्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी। क्योंकि आजकल जिस तरह कोविड आया, लंपी स्किन आई, तो वैक्सीन की वर्किंग और वैक्सीन की अलावा ये जो इम्यूनिटी आपकी है ये कैसे डेवलप होती है, इस सारे के बारे में पूछा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो इम्यून सिस्टम होता है, कुव्वत मुदाफियत होता है, वो 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इम्यून सिस्टम हमारा 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट मीनिंग इमीडिएट, जो पहले से मौजूद हो हमारी बॉडी के अंदर, जो पहले से मौजूद हो। ठीक है, इसके अंदर स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, स्किन आ जाती है हमारी, म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, ये प्रिवेंटिव बैरियर हैं। और नॉन स्पेसिफिक कुछ इंटरनल डिफेंस सिस्टम है हम में। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो किसी खास एंटीजन के अगेंस्ट नहीं होती। एंटीजन से मुराद ऐसी चीज जो बाहर से बॉडी में आए उसको एंटीजन कहते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में जो बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। जो बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, और जो बाहर से कोई माइक्रो पार्टिकल केमिकल आता है उसको हम एंटीजन कहते हैं। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है, एक तो वो बाय बर्थ होती है, दूसरे नंबर पे ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये नहीं होता किसी खास डिजीज के अगेंस्ट, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है जिसमें स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन एक पार्ट हो जाता है, और दूसरे नंबर पे सेल्स हैं जिनमें मैक्रोफेजिस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन को कह देते हैं। हाँ जी। और सेल्स इसमें आ जाते हैं, केमिकल्स आ जाते हैं, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाता है। सेल्स में मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल इसमें आते हैं। केमिकल में इंटरफेरॉन और कंप्लीमेंट सिस्टम आ जाता है।
और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फीवर हो जाता है, बॉडी हमें बताती है कोई इंटरनल एक्सटर्नल जो है हमारे साथ जो एंटीजन है वो छेड़छाड़ कर रहा है। तो ये इसको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं आपको एक जस्ट स्कार्स सा व्यू दे रहा हूँ, सुपरफिशियल ओवरव्यू, बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ सिर्फ। इम्यून सिस्टम दो टाइप का, इनेट और अडाप्टिव। पहले हमने इनेट देखा जो बाय बर्थ होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो कोई इन्फेक्शन कहीं भी किधर आता है ये उसके ऊपर हमला करता है, उसकी एंट्री को रोकता है। उसमें हमने देख लिया स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन आ गई, और नॉन स्पेसिफिक में कुछ सेल्स आ जाते हैं जिसमें मैक्रोफेजेस और एनके सेल्स नेचुरल किलर सेल्स हैं। केमिकल्स में इंटरफेरॉन और कंप्लीमेंट है, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन और फीवर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। दूसरी जो इम्यूनिटी होती है उसको कहते हैं अडाप्टिव इम्यूनिटी। सेकंड वन इज अडाप्टिव। अडाप्टिव जो लेटर ऑन लाइफ इसके अंदर हम अडॉप्ट करते हैं, हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है, और ये स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट होती है। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर एक डिजीज आई, वो उससे गुजरी, तो हमारे सेल्स ने उसको मेमोराइज कर लिया, जो मेमोरी टी सेल होते हैं, और वो नेक्स्ट टाइम जब डिजीज आएगी तो हमारी बॉडी ऑलरेडी उसके अगेंस्ट जानती होगी कि ये है। और इसी तरह जो वैक्सीन है वो भी अडाप्टिव इम्यूनिटी में आएगी। ये इसकी टाइप्स होती हैं आगे। इम्यूनिटी की वैक्सीन जो है वो आर्टिफिशियल जो है एक्टिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ ये समझे कि अडाप्टिव इम्यूनिटी जो है वो डिलेड रिएक्शन है, रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट है स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस है तो वो हेपेटाइटिस के अगेंस्ट ही है, लंपी स्किन है तो वो लंपी स्किन के अगेंस्ट ही है, कोविड है तो वो कोविड के अगेंस्ट ही है। इसमें जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, और उनको कहा जाता है सेल मीडिएटेड। ये याद रखिएगा एमसीक्यू के हवाले से भी, कि जो लिम्फोसाइट और जो बी सेल हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आते हैं। ठीक है, अब ये टी सेल्स क्या होते हैं, बी सेल्स क्या होते हैं, इसको लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो ये इम्यूनिटी, अडाप्टिव इम्यूनिटी हमारे में डेवलप होती है, हमारे जिस्म को अडाप्ट करती है, और ये स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट होती है। तो सबसे पहले हम जो है वो इनेट इम्यूनिटी को देख लेते हैं। The innate immune system is what we born with and it is non-specific. ये दो पॉइंट हो गए पहले। All antigens are attacked pretty much equally. कोई भी एंटीजन आती है तो जो इनेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होता है वो ऑलमोस्ट इक्वली होता है सबके अगेंस्ट। इसके अंदर जो है इनेट इम्यूनिटी में जो है कुछ मैकेनिकल बैरियर आ जाते हैं, जैसे स्किन है हमारी, स्टोमक है उसकी पीएच एसिडिक है, सीलियां हैं ये लंग्स में होते हैं, कोई फॉरेन मटेरियल आता है, डस्ट पार्टिकल आता है, सीलिया उसको रिमूव करते हैं। सेकंड नंबर पे इनेट इम्यूनिटी में ह्यूमोरल मैकेनिज्म है। ह्यूमोरल में लाइसोजाइम्स आ जाते हैं, बेसिक प्रोटीन्स आ जाती हैं, कंप्लीमेंट आ जाता है, और इंटरफेरॉन आ जाते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कुछ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, नेचुरल किलर सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, मास सेल्स हैं, बेजोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल्स हैं। ये सारे हमारी इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ हम में मौजूद है, और नॉन स्पेसिफिक है। जो भी इंफेक्शन आएगा उसके अगेंस्ट इन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करना है। अगर सबसे पहले सरफेस बैरियर्स की बात कर लें, हम म्यूकोजल इम्यूनिटी की बात कर लें, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर, फर्स्ट बैरियर स्किन है, और ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को रोकती है स्किन हमारी बॉडी के ऊपर। और इसके अलावा स्किन की ये भी खासियत है कि स्किन की जो पीएच है वो एसिडिक होती है। लार्जेस्ट ऑर्गन भी है स्किन,
4.5 to 5.5 के राउंड अबाउट होती है। और इसके अलावा हमारा जो स्किन है उसके अंदर सीबम मौजूद होता है। सीबम जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से भी फॉरेन एंट्री जो है पैथोजेंस वगैरह की, और वो किल होते रहते हैं अगर जो छोटा मोटा पैथोजेंस अटैक करते हैं। और अगर कोई कट लगा हुआ है बॉडी पे या म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, वहां से एंट्री फिर जो है ऑर्गेनिज्म वो कर सकता है। इसके अलावा अगर लंग्स की बात कर लें तो लंग्स में जो है वो सीलरी एक्शन के थ्रू टिनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिनको सीलिया कहा जाता है। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ डायरेक्शन में कोई चीज अगर एंटर होगी उसको बाहर की तरफ धकेलेंगे। हाँ जी, 4.5 to 5.5। उसके बाद इसके अलावा हमारी जो है म्यूकस मौजूद होती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जीआईटी ट्रैक्ट है, इसमें म्यूकस भी मौजूद है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डस्ट को, दूसरे पार्टिकल्स को ट्रैप भी कर लेता है। ये वो स्किन वाली बात आ गई। एसिड पीएच लेस देन 7 ऑफ स्किन सक्रीशन। स्किन की सक्रीशंस में जो है वो जो सक्रीशंस होती हैं वो एसिडिक होती हैं, और वो इसके अलावा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से जो है, और ये लैक्टिक एसिड हेयर फॉलिकल प्रोड्यूस करते हैं, हेयर फॉलिकल। इसलिए जिन हमारी बॉडी ऑर्गन्स पे हेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारी पाम हो गई, हथेली हो गई, हमारे फीट हो गए, वहां पे अटैक ज्यादा होने के चांस होते हैं पैथोजन के। फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट एथलीट फुट। एथलीट फुट एक डिजीज है जो कि रिंग वर्म की वजह से होती है। कल हमने देखा था गालबन टानिया पीडस की वजह से। तो वो देखें, क्योंकि हमारे जो पाँव हैं उसके ऊपर हेयर्स नहीं होते, हेयर फॉलिकल नहीं होते, वहां लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांस होते हैं। सिमिलरली सलाइवा है, टेयर्स हैं, नेजल सक्रीशंस हैं, जो हमारी ये डिफरेंट सक्रीशंस हैं, सलाइवा, टेयर्स, नेजल सक्रीशन, इसमें लाइसोजाइम होता है। ये लाइसोजाइम भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट करता है और सेल की लाइसिस कर देता है बैक्टीरिया की, तो ये भी हेल्प करता है एज ए बैरियर के तौर पे। देन अगर वजाइना की बात कर लें तो वजाइना की सक्रीशन भी स्लाइटली एसिडिक होती हैं। अब ये चूंकि एसिडिक है वजाइना की सक्रीशन, तो फिर फॉरेन एंट्री, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, और ग्लैंड्स वहां मौजूद हैं जो सक्रीट कर रहे हैं, ताकि फॉरेन पार्टिकल्स की अगर जो है वो एंट्री वगैरह हो तो वो डिस्ट्रॉय हो सके। इसके अलावा अगर स्पर्म की बात कर लें, सीमन की बात कर लें, तो सीमन में स्पर्मीन और जिंक मौजूद होता है। ये दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ये मेरा ख्याल एमसीक्यू आया भी हुआ है। तो स्पर्मिन और जिंक जो है वो सीमन में होता है और ये डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस को। अगर मदर मिल्क की बात कर लें तो मदर मिल्क में लैक्टो पर ऑक्सीडेज होता है। मदर मिल्क भी जो है वो पैथोजेंस को किल करता है, ये इम्यूनिटी देता है बच्चे को, और इसके अंदर जो है लैक्टो पर ऑक्सीडेज मौजूद होता है, एंजाइम। स्टमक की बात कर लें, कोई खुराक आप खा लेते हैं, उस पर कोई बैक्टीरिया जर्म है, तो अव्वल कोशिश तो स्टमक की ये होती है, उसके अंदर जो मौजूद होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन वगैरह एंजाइम, वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। और नॉर्मल फ्लोरा की बात कर लें, जैसा कि कल भी बात हो रही थी कि जो नॉर्मल हमारा फ्लोरा होता है वो भी कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं। हमारी बॉडी में 1013 सेल्स हैं, 1013, और 1014 किस्म के बैक्टीरिया हैं जो बॉडी में नॉर्मली मौजूद होते हैं, जो नॉन पैथोजेनिक हैं, जिनकी कल भी बात हो रही थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में नॉन पैथोजेनिक होते हैं और वो बल्कि बॉडी को हेल्प करते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं वो, प्रोबायोटिक्स जिनको हम कह सकते हैं। बल्कि प्रोबायोटिक्स के तौर पे
डिफरेंट बाजार में भी, मार्केट में भी चीजें अवेलेबल होती हैं जो लोग अपनी डाइजेशन को बेहतर करने के लिए लेते हैं। जस्ट लाइक लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई लिव इन द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। अब अगर हम ये बात हो गई हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और बॉडी के फर्स्ट जो डिफेंस पे ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनकी अगर हम अब बात कर लें सेल्स की, हमने देखा था सेल्स भी होते हैं जो इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं। टी सेल और बी सेल तो अडाप्टिव इम्यूनिटी के सेल है ना, इस तरह इनेट इम्यूनिटी के भी कुछ सेल्स हैं जो बाय बर्थ होते हैं, फर्स्ट डिफेंस के तौर पे काम करते हैं और नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो उनमें फैगोसाइट आ जाता है। फैगोसाइट सेल है जो अट्रैक्ट करता है बाय कीमोटैक्सिस, एडहेयर करता है, इनगल्फ करता है और इंजेस्ट कर लेता है फॉरेन बॉडी को। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना या केमिकल रिस्पॉन्स के नतीजे में मूव करना, किसी केमिकल स्टिमुलाई के नतीजे में मूव करना। तो बॉडी में हमारे फैगोसाइट्स भी मौजूद होते हैं और आम तौर पे हमारी बॉडी में पहले होते हैं प्रोमोनोसाइट्स। मोनोसाइट सेल है, प्रो जहां भी आ जाता है वो उससे मुराद होता है उससे पहले या उसकी इब्तदा। तो प्रो मोनोसाइट्स बोन मैरो में हमारे बनते हैं और जब ये ब्लड में जाते हैं तो ये मोनोसाइट बन जाते हैं और मोनोसाइट्स बाद में मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज जो मैंने टेस्ट लिया उसका मेरा ख्याल गालिबन पहला एमसीक्यू ये था कि मैक्रोफेजिस कौन से सेल होते हैं, तो बेसिकली ये मेच्योर मोनोसाइट्स होते हैं मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेज, मैक्रो मैंने बिग, फेज मैंने खाने वाला, मैक्रोफेज बिग ईटर, ये जो है पैथोजेंस को खा जाता है। ये सबसे पहले कोशिश होती है कि मैक्रोफेज ही किसी जगह पे पहुंचे, मोनोसाइट ही पहुंचे और सबसे पहले तो नहीं, सबसे पहले तो जब इंफेक्शन होता है तो कौन से सेल पहुंचते हैं बताइएगा? ये भी गालबन आज के एमसीक्यू में था टेस्ट में। सबसे पहले कौन से? हाँ जी, न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले पहुंचते हैं, राइट। न्यूट्रोफिल। अब जो डिफरेंट मैक्रोफेजेस होते हैं बॉडी के हिसाब से उन मैक्रोफेजेस के डिफरेंट नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर में जो सेल्स होते हैं मैक्रोफेज के, उनको कुफर सेल्स कहते हैं। लीवर में कुफर, ब्रेन में माइक्रोग्लिया, किडनी में मेसेंजियल, इसके अलावा सैनोवियल ए सेल्स ज्वाइंट्स में, ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो बोन्स में। मोनोसाइट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। लीवर में इनको कुफर सेल्स कहा जाता है, ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लिया कहा जाता है, किडनी के अंदर इनको मेसेंजियल सेल्स कहा जाता है, ज्वाइंट्स में इनको सिनोवियल ए सेल्स कहा जाता है और बोन्स में इनको ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। तो ये मैक्रोफेज सिस्टम हमारी बॉडी के डिफेंस का, इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है। उसके अलावा अदर सेल्स की बात कर लें, पहली स्लाइड में हमने देखा था सेल्स में माइक्रोफेज इनेट इम्यूनिटी में और दूसरे नेचुरल किलर सेल आ जाते हैं। नेचुरल किलर सेल बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की लाइफ, आज एमसीक्यू था, 1 डे होती है। आरबीसीज की लाइफ 120 डेज होती है। कहते नहीं 4 महीने बाद खून दे देना चाहिए, लेकिन वो खून ऐसे ही देना ना कि एक कमजोर सा बंदा खून देने जाता है, उससे 1 बोतल निकालते हैं खून की तो वो बेहोश हो जाता है, फिर उसको होश में लाने के लिए उल्टा 2 खून की बोतलें लगानी पड़ती हैं। तो अपनी सेहत को देते हुए अगर आपका ये सुन के कि 120 दिन बाद खून बनता रहता है, दिल करे तो पहले अपनी सेहत के मद्देनजर रख लेना है और काइंडली पेपर के बाद देना, 2 दिन बाद जो पेपर है। तो हाँ जी, म्यूचुअलिज्म, 1 बोतल लेके 2 ले ली, ये म्यूचुअलिज्म तो नहीं बनेगा, फिर ये तो नुकसान किया ना।
तो ऐसे पीपीएससी ने लगाया आप लोगों के साथ शुगल ही है एग्जाम का ना, लेकिन आप देखिए आप लोगों को तो फिर मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट कितने डेज मिल रहे हैं एग्जाम के लिए आफ्टर द क्लोजिंग डेट? 40 दिन मिल रहे हैं ना। 12 सितंबर लास्ट डेट थी गालबन आपकी। बट अभी एक एडवर्टाइजमेंट थी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट भी मतलब भेजा था आप लोगों को। उसकी असिस्टेंट डायरेक्टर बड़ी अच्छी सीट है, होम डिपार्टमेंट की 17 स्केल की सीट है, लेकिन इसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे। हम 17 सीट की अक्सर सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं, एडी ISI, ADIB, ADFIA और भी बहुत सारी में, लेकिन इसके ऊपर हम नहीं कर सकते थे अप्लाई। तो इसकी जो क्लोजिंग डेट थी वो 11 अक्टूबर थी। जिस दिन इसकी डेट खत्म हुई क्लोजिंग डेट, उससे नेक्स्ट डे इसका एग्जाम आ गया 30 अक्टूबर को। और ये सिर्फ इसका नहीं, और भी बहुत सारी सीटों का, जूनियर क्लर्क और दाएं बाएं की सीटें, पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट के अब 20 दिन के अंदर अंदर एग्जाम ले लेता है। तो आप लोगों में से जिनकी तैयारी पहले, वो काफी हद तक बेहतर रह जाएंगे। पहले से तैयारी चीजों की करके रखनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो ये है ना, बड़ी तेज स्पीड से उस्मान बुजदार जैसे कहते हैं वसीम अकरम प्लस था, वो तो उसने अपनी स्पीड नहीं दिखाई, लेकिन पीपीएससी वाकई वसीम अकरम प्लस बन गया। रोंग है, ये रोंग है, बट इसका एक तरीकाकार होता है। वन पेपर एमसीक्यू में भी, जो वन पेपर एमसीक्यू को करना जानते हैं, ओए आप लोग तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन शुरू हो गए, या आखिर में करना है? चलें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जैसे वेटनरी की सीट है, अब ये सीट टेस्ट आप दे देंगे, तो टेस्ट देने के बाद भी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, वेदर आपका अच्छा पेपर होता है या नहीं होता। क्योंकि आप लोग, हाँ, एटलीस्ट 2, मैं कहता हूं बल्कि इसके 2 से 3 महीने तक आपका जाता है, क्योंकि आप बेसिक कम से कम भी 9 सब्जेक्ट्स की कवर करें, 9 से 10 सब्जेक्ट की बेसिक्स कवर करें, और कोई सी 2 से 3 बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं इसके लिए। तो आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि अब ये पेपर आप दे लें, कई जो न्यू लोग होंगे वो दे लें, और उसके बाद जैसे हमारा सेशन तो चलता ही रहेगा ना, हमारा सेशन ये आगे भी चलता रहेगा। बीच में इतवार का दिन आएगा और मंडे से फिर हमारी स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, और हम 4 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और वैसे भी मेरे सेशन रोटेशन में चलते रहते हैं, हर मंथ में कोई सी 2 बुक्स कवर करवाता हूँ MCQs की, और साथ में जो है वो कोई से 3 सब्जेक्ट्स की बेसिक्स करवाता हूँ, और ये अल्टरनेट चलते रहते हैं ना। जो भी स्टूडेंट जब भी ज्वाइन करता है मुझे पूरे साल में, चाहे उस वक्त एडवर्टाइजमेंट आई होती है या नहीं आई होती, वो जब भी ज्वाइन करता है उसके 9 सब्जेक्ट पूरे होंगे अल्टीमेटली, जिस दिन से वो मुझे ज्वाइन करेगा अप टू द 3 मंथ उसके ये पूरे हो जाते हैं। और जो नहीं भी ज्वाइन करते वो अपनी भी तैयारी करते रहा करें। अब जिन लोगों ने पहले बुक्स पढ़ी हैं, पिछले में पेयर हुए हैं, उनको जाहिर बात है एडवांटेज होगा बाकियों की निस्बत जिन्होंने आखिरी वीक के अंदर स्टार्ट किया है काम। बाकी हर बंदे का कैलिबर भी डिफरेंट होता है, कई लोग आखिरी वीक में भी, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ के नहीं जाते और वो भी पास हो जाते हैं, वो इंटेलेक्चुअल लेवल का भी फर्क होता है। तो अच्छा, क्वेश्चन और ना पूछिएगा, जो आपने पहले पूछ लिए ना उसको मैं सिर्फ एड्रेस कर देता हूँ। टेस्ट का रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा? टेस्ट का रिजल्ट पीपीएससी अगेन इस बात में भी बाउंड नहीं है वो कितने दिन में रिजल्ट दे, बट 15 दिन से लेके 2 महीने के दरमियान टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। जो स्पीड पीपीएससी की चल रही है, उम्मीद है कि विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट आ जाएगा, विद इन 1 मंथ। लेकिन समटाइम क्या होता है, कुछ सीटों पे कोई ना कोई मसला बन जाता है तो उनका रिजल्ट 3 महीने तक भी चला जाता है। अगर कोई मसला मसाइल ना बने, कोई रिट पिटीशन ना हो, कोई और मसला ना हो, तो विद इन 1 मंथ आराम से पीपीएससी आपका रिजल्ट दे देता है। सीट्स कैसे आएंगी इसका नहीं पता चलता, या सेक्रेटरिएट में कोई आपका जानने वाला है लाइफ स्टॉक के, सीट मूव समरी करती है सेक्रेटरिएट टू, लेकिन उनकी भी खबरें पक्की नहीं होती। मेरे भी 1-2 दोस्त जाने वाले हैं, जब सीटें आनी हो ना यकदम ही आ जाती हैं, पीछे से जब प्रेशर आता है कि अब सीटें निकालनी है। अब ये 53 का कोई नहीं था चांस, बट आ गई यकदम ही। इंटरव्यू भी आप लोगों का रिजल्ट लगने के 15 दिन से लेके 2 महीने के दरमियान में होता है।
आप समझ लें कोई भी स्टेप लेते हुए पीपीएससी 15 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 2 से 3 मंथ लेती है। हाँ, जो लोग प्रीपेड हैं उनके लिए बेहतर है, बट आप लोगों को एग्जाम जरूर देना चाहिए जो भी आप लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि हेल्थ की सीटें साल में 1 दफा आती हैं, तो 3 दफा करते करते बंदा बुढ़ा हो जाता है, दिल खत्म हो जाता है देने का। तो जिन जिनको रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं, इसका मतलब उनका एक चांस तो पड़ा है और उनको अपेयर हो जाना चाहिए। और भी सीटें आएंगी बाद में, ब्रीड इंप्रूवमेंट की, वीआरआई के, उनके अलग-अलग 3-3 चांसेस होते हैं, तो अपेयर हो जाना चाहिए। बट 2-3 टेस्ट अगर मैं लेता हूँ और आपके नंबर 10-15 आ रहे हैं ना, फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। 35-40 की रेंज में आ रहे हैं तो अपेयर हो जाए, अल्लाह खैर करे, आसान पेपर होगा तो इससे भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे। हाँ, सीट्स का कोई पता नहीं चलता। चलेगी, ये होगी इस बारे में बात। अच्छा, हमारी बात चल रही थी नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। इनेट इम्यूनिटी में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, और ये नेचुरल किलर सेल जो हैं कैंसर सेल्स को और वायरस सेल्स को, जो सेल्स इन्फेक्टेड होते हैं उनको ये किल कर देते हैं, और ये WBCs होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसका इतना ही काफी है। अब हमारी बॉडी में कंप्लीमेंट सिस्टम भी होता है, ये भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। अभी तक हम इनेट इम्यूनिटी पढ़ी, और इनेट इम्यूनिटी में हमने स्किन, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, सेल्स में हमने मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल, और सिस्टम में कंप्लीमेंट सिस्टम। इनेट इम्यूनिटी में 3 चीजें हमने देखी हैं, तीसरी चीज कंप्लीमेंट सिस्टम को हम स्टडी करने जा रहे हैं। कंप्लीमेंट सिस्टम अब क्या होता है? द कंप्लीमेंट सिस्टम इज ए मेजर ट्रिगर्ड एंजाइम प्लाज्मा सिस्टम। एंजाइम प्लाज्मा सिस्टम, हमारा जो प्लाज्मा है ब्लड का, उसके अंदर एंजाइम्स हैं, उससे रिलेटेड ये सिस्टम है। ये माइक्रोब्स को इनगल्फ करता है, जब जिस जगह इंफेक्शन हो जाए उधर वास्कुलर परमिएबिलिटी, मीडिएटर्स आ जाते हैं, वहां की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वहां पे प्लाज्मा ज्यादा आ जाता है, प्लाज्मा में कंप्लीमेंट फ्लूइड होता है जो साइट ऑफ इंफेक्शन पे पहुंच जाता है। साइट ऑफ इंफेक्शन पे पहुंच के ये फाइगोसाइटोसिस करेगा, जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे। इसके अलावा ये हेल्प करता है मोनोन्यूक्लियर सेल्स को भी, कि ये जो है उसके साथ जो लड़ाई हो रही है इंफेक्शन के साथ, उसमें हेल्प करे। जब फैगोसाइट अपना काम कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, मर जाते हैं, फिर ये खुद भी मर जाते हैं, और ये डैमेज टिश्यू के साथ मिलके पस बना देते हैं। पस बेसिकली क्या होती है, जहां भी प्रोड्यूस होती है, मरे हुए फैगोसाइट्स, मरे हुए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, कोई दाई बाई का जो होती हैं सक्रीशंस वगैरह, जो इन्फ्लेमेशन के केमिकल्स होते हैं, ये वो होती हैं जहां सारी लड़ाई लड़ुई हो जाती है, मर मुर के खप जाते हैं दोनों खिलाड़ी, ये सारा पास होती है। तो बेसिकली कंप्लीमेंट सिस्टम हमारे ब्लड के अंदर एक एंजाइम सिस्टम है जो हमारे प्लाज्मा में मौजूद है, और ये भी हमें हेल्प करता है डिजीजेस के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं अडाप्टिव इम्यूनिटी पे। अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो सेकंड, इसको देख लीजिएगा जरा, नेट से देख लीजिए इसको। अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो सेकंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स है। ये वो इम्यूनिटी है जो हम ड्यूरिंग द लाइफ एक्वायर करते हैं, अपनी जिंदगी के गुजारने के साथ साथ। इसमें जेनेटिक इवेंट्स भी आ जाते हैं और हमारे सेल की ग्रोथ भी आ जाती है। ये स्पेसिफिक है, इट इज स्पेसिफिक। ये मैंने आपको कहा है ना, इसको नेट पे देख लें। अब अगर दोबारा तीसरी दफा भी आप इसको पेश कर दें तो फिर हियरिंग प्रॉब्लम है। ये जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। पहले इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आएगा सारे सेल्स ने उधर जाके हमला कर देना है। बट ये जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है, ये
किसी एक खास डिजीज के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती है और हम अपनी लाइफ के ड्यूरिंग इसको एक्वायर करते हैं। each cell respond to a single epitope on an antigen। हर एक सेल एक एंटीजन, एक एंटीबॉडी एक एंटीजन के अगेंस्ट होती है। हैज एन amnestic memory। एमनेशिया कहते हैं याददाश्त भूल जाना। एन amnestic ये याददाश्त नहीं भूलती, ये याद कर लेती है। टी सेल, टी मेमोरी सेल याद कर लेते हैं। जब दोबारा इन्फेक्शन आता है, वैक्सीनेशन का भी तो यही प्रोटोकॉल है ना, प्रिंसिपल है कि हमारी वो वैक्सीनेशन जब होती है, सेल्स वगैरह लड़ लुड़ के टी सेल्स याद कर लेते हैं अगेन जब वैक्सीन में, क्योंकि उसी ऑर्गेनिज्म की अटेनुएटेड लाइव या किल्ड फॉर्म होती है। जब अगेन असल ऑर्गेनिज्म आता है तो बॉडी ने याद किया होता है कि ये तो पहले आया था, तो उसको साथ जो है टैकल करना इजी हो जाता है। रिपीटेड एक्सपोजर हो तो फास्टर और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स आता है। वैक्सीन की जैसे शॉट्स होती हैं, बूस्टर डोजेज होती हैं। अब इस चार्ट को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी और नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दो चार्ट हैं। एक ये है नेचुरल और ये है आर्टिफिशियल। ये जो हमने अभी तक जो इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ ली उसको अब साइड पे कर दें। अब ये हम अडाप्टिव इम्यूनिटी के अंदर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को देखने जा रहे हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। अब जो नेचुरल होती है ना, वो भी आगे दो टाइप की होती है, एक्टिव या पैसिव। मतलब कि जो इम्यूनिटी हम ड्यूरिंग द लाइफ अडॉप्ट करते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ नेचुरल तौर पे भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं उसको। नेचुरली दो तरीकों से इन्वॉल्व अडॉप्ट करते हैं। हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, क्लिनिकल या सब क्लिनिकल, वो अपने साइन सिम्टम शो नहीं करता, लेकिन हमारी बॉडी उसको में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाती है। जैसे कोविड आया, बहुत सारे लोगों में जिनकी इम्यूनिटी डाउन थी उनको फुल अटैक कर गया, बाद में से वो वायरस हो भी गुजर गया और उनमें इम्यूनिटी भी डेवलप होगी, लेकिन पता ही नहीं चला, सब क्लिनिकल रहा वो। तो ये नेचुरली हुई ना, और एक्टिवली हुई, थ्रू डेड ऑर्गेनिज्म हुई। दूसरी होती है पैसिव। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? जो आपको इजीली मिल जाती है, बनी बनाई फॉर्म में मिल जाती है। एक्टिव जोर लगाना पड़ता है, बॉडी को हिलना जुलना पड़ता है। पैसिव जो खुद ही आ जाती है विया ब्रेस्ट मिल्क, जो बच्चों में आती है जब वो मिल्क पीते हैं मदर का। वाया प्लेसेंटा, जब मदर के अंदर बेबी होता है उसकी जो इम्यूनिटी होती है वाया प्लेसेंटा होती है। तो ये नेचुरल होती है और उसको खुद कुछ नहीं करना पड़ता बेबी को, या दोनों एग्जांपल में बेबी है, फीटस है, मदर से खुद ही आ जाती है, तो ये पैसिव हो जाती है। इसी तरह अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो हम लाइफ के दौरान अटेन करते हैं वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है। हम ऊपर वाली में इन्फेक्शन खुद आया था, एक्टिव हो गई थी। ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटा खुद आया था, पैसिव हो गई, और नेचुरल थी दोनों चीजें। आर्टिफिशियल में हम थ्रू आर्टिफिशियल मेथड खुद कोई चीज इंजेक्ट करेंगे, खुद कोई चीज इंजेक्ट करेंगे। अब ये भी दो टाइप की होती है। वैक्सीनेशन जो है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। ये एक एमसीक्यू भी है किसी बुक के अंदर। वैक्सीन क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर आर्टिफिशियल, एक्टिव, पैसिव, नन ऑफ दीज इस तरह से ऑप्शन आ जाए तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आर्टिफिशियल होगी। वैसे आर्टिफिशियल एक्टिव है, पूरा वर्ड ये होना चाहिए, बट अगर एमसीक्यूज में आर्टिफिशियल भी दिया हुआ है और एक्टिव भी दिया हुआ है तो आप आर्टिफिशियल के ऊपर जाएंगे। अब वैक्सीनेशन में बॉडी को जोर लगाना पड़ता है खुद से। टी सेल्स को, बी सेल्स को, वो सारे आते हैं, पहले मैक्रोफेजेस वगैरह भी हाल हवाल लेके जाएंगे वैक्सीन का, वो समझेंगे ये बैक्टीरिया वायरस अंदर आ गया है,
फिर वो जो सेल्स हैं वो आएंगे, ये जो टी सेल्स हैं वो आएंगे, जोर लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, एंटीजन्स को हम एंटर करेंगे, एंटीजन को, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्साइड, जो भी हम एंटर करते हैं एज ए वैक्सीनेशन, और उसके नतीजे में हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगी। ये आर्टिफिशियल एक्टिव हो गई। एक आर्टिफिशियल ऐसी भी है जिसमें बॉडी को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ही सीरम इंजेक्ट कर देंगे। सीरम मीन एंटीबॉडी ही जिस्म को दे देंगे, ताकि कल कला को इन्फेक्शन आए तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद हो, या हम कोई इम्यून सेल्स बॉडी के अंदर डाल देंगे। ये तरीकाकार जब किया जाता है, एक जानवर इन्फेक्ट हो जाए, कहा नहीं जाता उसका ब्लड लेके 10 ml वो दूसरे एनिमल को लगा दिया जाए, या उसी एनिमल को दोबारा लगा दिया जाए, ताकि उसके अंदर जो उसमें से वो सीरम निकाल के, उसका डायरेक्ट ब्लड भी लग जाता है, सीरम भी लगा लेते हैं कई लोग। तो सीरम जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस होगा एज ए फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, किसी का बना बनाया, थ्रू हम मशीनरी यूज कर लें, थ्रू एनिमल्स ले लें, वो जो भी तरीका कार अख्तियार कर लें, इम्यून सेल्स को निकाल लें और उनको इंजेक्ट कर दें, तो ये जो है इम्यून सीरम या इम्यून सेल्स में आ जाता है। तो ये चार्ट जो है थोड़ा समझने वाला है, इसको मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा इस लेक्चर की, तो आप लोग इसको दोबारा से भी सुन लीजिएगा, और जो है इन पॉइंट्स के ऊपर जो है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सारा कुछ, और इससे पहले जो हमने डिफरेंट सेल्स के बारे में पढ़ा, उसको आप लोगों ने थारोली कवर कर लेना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो हर पेपर में मैंने देखा है 1-2 MCQ आ जाते हैं, वो है जी आपका एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन। पेपर में वो IgA, IgM, IgE, IgG, ये जो डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती, इसके बारे में एक आधा क्वेश्चन पूछ ही लेता है। मैंने ये ग्रुप के अंदर स्लाइडें पहले भी शेयर की थी, अब तो पूरी PDF शेयर कर दूंगा, तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा कि हर एंटीजन के हवाले से कोई चीज स्पेसिफिक है कि सक्रीशंस में फॉर एग्जांपल IgA होती है, सबसे ज्यादा जो है बॉडी में प्राइमरी जो है वो IgG होती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में IgE होती है। इस तरह से मतलब हैं कुछ MCQs, और वो काफी दफा रिपीट हो जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन वो चीज जो बॉडी प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, बिलोंग टू गैमा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, जो है गैमा ग्लोबुलिन है, इसका शेप वाई शेप्ड है, 2 हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स हैं। ये स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन्स हैं, वाई शेप्ड है, और फाइव जो हैं वो IgA, IgM, IgA D और IgE हैं। इनको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। प्राइमरी आप कह रहे हैं IgM है और सेकेंडरी IgG है, में भी प्राइमरी IgM होगी, बट ज्यादा मिकदार में बॉडी में IgG पाई जाती है। ठीक हो गया। 76% IgG पाई जाती है बॉडी में सबसे ज्यादा मिकदार में, और उसके बाद IgA 15%, IgM जो है वो 8%, एंड सो ऑन। अब जो इनके बारे में डिफरेंशियल पॉइंट याद रखने हैं, IgG इज द ओनली एंटीबॉडी that can cross the placental barrier to the fetus and is responsible for 3 to 6 month immune protection of newborn that is conferred by the mother. बेबी में जो एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके जाती है वो IgG कहलाती है।
पोल्ट्री में IgY की जगह IgG होती है। चलें ठीक हो गया। सर एंटीजन एंटीबॉडी के किस पोर्शन पे अटैच, ये ऊपर वाले पोर्शन जो उसका होता है गालिबन इसको FC पोर्शन कहते हैं। इस पोर्शन पे जाके अटैच होती है एंटीजन एंटी बाइंडिंग साइट। IgG के बारे में देख लीजिएगा, कुछ मेन पॉइंट्स अब बस आपने इनके नोट कर लेने हैं। ये 70 से 75% है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का। IgG मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लोबुलिन का, ठीक है। और सेकेंडरी एक्सपोजर में आप ठीक कह रहे हैं कि सेकेंडरी एक्सपोजर में ये ज्यादा आती है, प्लेसेंटा को ये क्रॉस करती है, बाकी सारे ये इसके मिनिमम से वो है जी। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा। IgM का देख लें। हाँ जी, IgM जो है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आती है। जबकि IgG जो है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आती है। और IgM साइज में सबसे बड़ी है बाकियों की निस्बत। इसमें आप ऐसा कीजिएगा, ये जो एंटीबॉडीज वाला है ना, एक आधे से पेज के ऊपर लिख लीजिएगा, पेपर से पहले पढ़ के चली जाइएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये 1-2 दिन में पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन वो टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जाम भी जेन से निकलते रहती हैं। उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा देख लें, पेज पे लिख लें किसी, इम्यूनोग्लोबिन्स जस्ट लाइक के ये IgM कौन सी है, IgG सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आती है, और सक्रीशंस में कौन सी होती है, और अपना एलर्जी रिएक्शन में कौन सी आती है, ये चीजें। एनीमिया की टाइप्स, वो नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक, और वो जो सारी जो है किसमें है, इसके चार्ट भी मैंने आपको अवेलेबल किए हुए हैं। हे और साइलेज, इसका चार्ट भी मैंने आपको अवेलेबल किया हुआ है ग्रुप में। आज ही तो भेजा है, अगर आप चले अनीमिया वाली दोबारा भेज दूंगा। हे साइलेज वगैरह हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन होगी, अनीमिया की टाइप्स हो गई, और पोल्ट्री की कुछ बेसिक्स हो गई। पोल्ट्री की जो अपना है, जैसे हैचरी का सेटर और इंक्यूबेटर, इन नोवो वैक्सीनेशन जस्ट लाइक 18 डेज पे की जाती है। फार्म देख लीजिएगा, फार्म मैनेजमेंट, ठीक है जी। और हाँ जी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है जी, अबॉर्शंस कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस स्टेज में करते हैं, उसको देख लीजिएगा। फिर पास पेपर्स जितने हैं, कोशिश कीजिएगा, जैसे आज वाला टेस्ट तो मैंने 2016 से 2018 के दरमियान जो पेपर हुए, इनको एक दफा आपने पढ़ लिया है, डेट इज इनफ। कोशिश करें 2021 और 2022 के पेपर्स को फोकस करें, उसका ट्रेंड देखें कि कौन से MCQ वो ज्यादा किन पोर्शंस को वो हिट करता है। क्योंकि PPSC का डेटा बैंक जो है वो 2019 के बाद चेंज हो गया। जो टोटल उनके पास एक एग्जाम का डेटा बैंक और MCQs होते थे, जिसको वो एग्जामिनर आता है, कुछ शफल करता है, कुछ अपनी मर्जी से ऐड करता है, कुछ बुक से ऐड करता है, और ज्यादा उस डेटा बैंक में वेट स्कैन और ब्रेन टीजर के MCQs होते थे। अब वो ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा डेटा बैंक दोबारा से रिवाइज हुआ है, तो लेकिन ट्रेंड पता चल जाता है पास पेपर से, एक आइडिया हो जाता है। जैसे ये कुछ मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, और कुछ आप अपनी भी आप सोचेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको मजीद एक्सप्लोर कर लेंगे,
तो 2021 और 2022 के, 2021 के 6 पेपर हैं, 2022 में 4 पेपर हुए हैं। वो 2022 में जो 4 पेपर हुए हैं वो मैं आज आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। वो 4 पेपर भी आप अच्छी तरह से उनको स्टडी कर लीजिएगा। बाकी अपनी तरफ से तो मैंने काफी कोशिश की है कि जितना हमारे पास टाइम है उसके अंदर जो ज्यादा अहम चीजें हैं लास्ट वीक में वो आप लोगों को करवा दूं। बाकी हाँ जी, प्लेसेंटा की टाइप, पार्चुरेशन, इसके ऊपर तो हमारा पूरा लेक्चर हुआ है। प्लेसेंटा की टाइप्स वो जो है कॉटिलेडन वाली और डिफ्यूज्ड, डिस्कॉइड, ठीक है, वो सारे मामला। हाँ एंटी, ये भी टॉपिक है, मैं ठीक कह रहे हैं आप। एंटीबायोटिक की टाइप्स, और वो मतलब एक तो ये कि किस ग्रुप से तल्लक रखती है और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये भी चार्ट की शक्ल में मौजूद है। किस ग्रुप से तल्लक रखती है एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल मैक्रोलाइड है, सेफलोस्पोरिन है, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड है, और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। एंटीडॉट्स, ठीक कह रहे हैं। एंटीडॉट्स ये जो है वेट मैनुअल में भी दिए हुए हैं, वेट मैनुअल 2022 में, और वेट कैप्सूल सॉरी, और पीसीएस मैनुअल बाय सजाद हुसैन, उसमें भी एंटीडोज दिए हुए हैं, पॉइजनिंग वगैरह दी हुई है, उनको भी आप मतलब देख जाएं, ठीक है। तो जी इस तरह से कोई जो है आप लोगों का पेपर शेपर का हो सकता है कि इन एरियाज में से पूछ लिया जाए, तो आप लोग जो है इन एरियाज को कवर करें अच्छे से। बाकी आप मेहनत करेंगे, बाकी नसीब की बात है, देखें पेपर में क्या बनता है। लेकिन ना पेपर देने चले जाएं, पेपर को ना स्किप ना करें। पेपर बड़ी लेट लेट आते हैं वेटनरी के, चांसेस वगैरह पे ना रहे, चांस अवेल कर लें। हेल्थ के अगर 3 भी पूरे हो रहे हैं, 3 पूरे कर लें। कल आपको लगता है नहीं कल को मेरी तैयारी बहुत हो जाएगी, तैयारी बहुत हो जाएगी तो किसी और कैडर में पेपर दे के सिलेक्ट हो जाना, ठीक है। अभी जो पेपर आया आपकी गनीमत को जाने और उसको अवेल कर लें। ब्रीड्स को देख लें, ब्रीड्स वाला भी आ जाता है। अब देखें जितने टॉपिक अब आप बताते जाएंगे ना जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट थे, मैंने तो वो आपको बता दिए। अब आप इसमें जितने ऐड करते जाएंगे उतने कम है। हर टॉपिक ही फिर इंपॉर्टेंट लगता है। ये टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, इनके साइंटिफिक नेम, ये तो डेफिनेटली बड़ी बेसिक चीजें हैं, ये करनी होती हैं। और ये स्टार्ट में पीसीएस मैनुअल के स्टार्ट मैंने आपको जो पहले 30 पेजेस का टेस्ट लिया था उसमें ये सारी चीजें आ गई हुई हैं। पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, इनके साइंटिफिक नेम्स वगैरह, डिजीजेस के जो हैं काजेटिव एजेंट, और ये ड्रग ऑफ चॉइसेस भी मैंने आपको भेजी हुई हैं। ये सारा कुछ तो हो चुका हुआ जी। अब कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ लें मेरे से। अल्लाह खैर करेंगे, और सीट्स भी आएंगी, पहले जो आई हुई हैं उसको अवेल करें, और फिर साथ साथ अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। सीटें आती जाती रहती हैं, आपका प्रिपेयर होना लाजमी है। टाइम नहीं है, पीसीएस मैनुअल के रिवीनिंग पेजेस का टाइम अब आपके सामने 2 दिन है। आपके ही कहने पे मैं तो इस हक में था कि कल भी क्लास ली जाए और जुम्मे वाले दिन आपका मॉक टेस्ट लिया जाए। हाँ गर्ल्स को थोड़ा सा एडवांटेज होता है, ये इनका कुछ सीटें एक्स्ट्रा होती हैं। कल क्लास ले लें। 8:30 से 10 तो आपका मॉक टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। हाँ जस्ट अब टेस्ट, अब देखें क्लासेस, अब वो अब बहुत कुछ है बताने को, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब आप लोग अब जो इम्पोर्टेंट चार्ट्स, इम्पोर्टेंट बुक्स, पास पेपर, उनको फोकस कर लें अब। और ग्रुप के अंदर चैटिंग्स ये वो, उन तरफ से थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें, ठीक है, वरना टेंशन ज्यादा बढ़ती है।
रिप्रोडक्शन का आप आयशा लेट आई थी। रिप्रोडक्शन के ऊपर हमने पूरा हफ्ता लगाया है और कोई मेरा ख्याल है 1200 के करीब हमने एमसीक्यूज किए हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, और बड़ी डिटेल के अंदर मैंने हार्मोन, स्ट्रेस साइकिल और वो सारी चीजें हो चुकी। आपने ज्वाइन ही मुझे लास्ट वीक में किया है। चलें, इम्पोर्टेंट चार्ट भेज दूंगा। हाँ, आपको लेक्चर्स चाहिए, मैं वो लेक्चर्स आपको भेज दूंगा जो है रिप्रोडक्शन के। अब ये आपके ऊपर है कि आप में से जिसको जिस सब्जेक्ट का चाहिए मटेरियल कोई चीज, वो मैं उसको सेंड कर सकता हूँ मेरे से। आप इनबॉक्स में ग्रुप में ले सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिएगा उतनी चीजें लें जिनको जिनको आप आसानी से अब कवर कर लें, और स्ट्रेस लेवल ना अपना बढ़ा लीजिएगा। एक मीडियोकर लेवल पे एक टारगेट बना लें, 2 दिन में मैंने इतना पढ़ना है। और उसमें मेरी सुजेशन ये है, हर बंदे की अपनी होती है, कि पास पेपर 2021-22 के पीसीएस में एनुअल के कुछ पॉइंट्स, वेट कैप्सूल के कुछ पॉइंट, कुछ जो मैं आपके साथ चार्ट शेयर किए हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर 2 days। इससे ज्यादा अगर हैमरिंग करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पीछे, बुक्स के पीछे भागेंगे, तो टेंशन लेवल मजीद इंक्रीज होगा। नहीं वो, हाँ, ग्रुप चैटिंग पढ़ के ना स्ट्रेस होता है, लेकिन वो ना हर बंदे को थोड़ा थोड़ा आता है। वो लगता है ऐसे है कि बहुत सारा कुछ गूगल कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ गूगल कर लेते हैं, कुछ जो है वो ग्रुपों से एमसीक्यूज पेस्ट कर देते हैं। तो उसकी टेंशन ना लिया करें। मैंने ये मेरा 8वां 9वां बैच है वेटनेरियंस का। जो ग्रुपों में टेस्ट और डिस्कशन चल रही होती है, मैंने उसका रिजल्ट में बरक्स आते देखा है। मैंने साइलेंट स्टूडेंट्स को भी जो है वो सिलेक्ट होते देखा है। तो ये चीजें अभी ना करें कि हम किसी से इंफीरियर हैं या नॉलेज कम है। आपने मेहनत की है, आप उसको मैदान में तो जाएं जो मेहनत की है उसको टेस्ट करने के लिए, और अल्लाह पाक फिर खैर करेंगे अगर आपके नसीब में होगा। चले, मेरा ख्याल है ठीक है जी। तो अल्लाह हाफिज जी, बेस्ट ऑफ लक।